जहाँ पे आपको सिर्फ रेडिश दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्किन कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्किन इज ब्रोकन टू एपिडर्मिस और डर्मिस। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर। माई सेल्फ आकांक्षा शर्मा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो गाइस, ये तो हम सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी अप्रोच, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करूं विद रेशनल, एंड जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने के लिए। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and you can also connect with us through WhatsApp, Telegram or Instagram. So let's start the video. So question number first, a chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism is used? So guys, जो question है वो है defense mechanism के बारे में, और defense mechanism आपका एक बहुत important question टॉपिक है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक अल्कोहलिक पेशेंट है, वो ब्लेम करता है कि वो क्यों ड्रिंकिंग कर रहा है, क्योंकि उसका फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है जिसकी वजह से उसे ड्रिंकिंग करनी पड़ रही है। और पेशेंट क्या बोल सकता है कि भाई मेरी वाइफ ऐसी है इसलिए मुझे ड्रिंकिंग करनी पड़ रही है। मतलब वो ना अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार किसी और को ठहरा देता है, कोई भी पेशेंट है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिनाइल, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजिंग और सब्लिमेशन। सो गाइज, डिनाइल तो नहीं होता। डिनाइल का मतलब तो किसी भी चीज़ को डिनाई करना होता है। फिर रैशनलाइजिंग का मतलब किसी चीज़ के लिए रैशनेल देना कि भाई ऐसा इसलिए हुआ था, वैसा इसलिए हुआ था। तो रैशनलाइजिंग भी आंसर नहीं है, सब्लिमेशन भी नहीं होता। लेकिन प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अपनी कंडीशन के लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराना, वो होता है आपका प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन इज़। हाईली हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन सी है? अब आई एम डैम श्योर कि आधे लोग इसमें सोच रहे होंगे आंसर ओपीवी, लेकिन ओपीवी आपका जो आंसर है वो गलत है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि इसमें पूछा है हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन। तो हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी टीटी। ओपीवी की अगर हम बात करें तो ओपीवी क्या है? हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव ही है ना। आपको ध्यान होगा जब भी पोलियो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, पोलियो में हम क्या करते हैं, इसको आइस बॉक्स में रखते हैं। तो ओपीवी क्या होती है? हमारी हीट सेंसिटिव होती है, और टीटी क्या होती है? हमारी हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेसल कैनला। जो नेसल कैनला होता है उसका ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या होता है? सो गाइज, ऑक्सीजन थेरेपी में आपको ये सब कुछ पढ़ना होता है। नेसल कैनला है, वेंचिटी मास्क है, पार्शल रीब्रीदर मास्क है, इन सब के आपको जो ये कंसंट्रेशन है, फ्लो रेट है और FiO2 है, ये पढ़ना होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? नेसल कैनला पूछा है। आपसे हो सकता है 2020 में आपसे कुछ और पूछ ले, वेंचुरी मास्क का पूछ ले, नॉन रीब्रीदर मास्क का पूछ ले। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट क्या होता है नेसल कैनला का? वो होता है आपका 1 to 4 लीटर। और अगर मैं FiO2 की बात करूँ तो FiO2 कितनी होती है? वो होती है 24 to 44%। एक और क्वेश्चन पुट अप करती हूँ। 5 to 8 लीटर किसका होता है फ्लो रेट? तो याद रखना है 5 to 4 लीटर किसका होता है? फेस मास्क का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, वो होता है इंटरनल जुगुलर वेन। अगर एक और होती है जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, वो होती है आपकी सबक्लेवियन वेन। लेकिन अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए, सबक्लेवियन भी मिल जाए, इंटरनल जुगुलर भी मिल जाए, तो जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे वो दोगे आप इंटरनल जुगुलर वेन को, और सेकंड प्रायोरिटी दोगे आप सबक्लेवियन वेन को। फीमोरल वेन, रेडियल वेन और ये ब्रैकियल वेन ये सब नहीं होते, क्योंकि ये हमें सेंट्रल लाइन हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमें जो है फास्टर इफेक्ट चाहिए और हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए, इसलिए सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका इंटरनल जुगुलर वेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ड्रग इज़ रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग में हम कौन सी ड्रग नहीं देते? प्रोपेनोलॉल, सबको पता है प्रोपेनोलॉल जो होती है वो क्या होती है, एक बीटा ब्लॉकर होती है। सेफेलोस्पोरिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। ज़िडोवुडीन होती है, ये हम HIV वगैरह में देते हैं। तो ये तीनों मेडिकेशन तो हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ दे सकते हैं। बट सल्फोनिल यूरिया क्या होता है, ये मेडिसिन हम ब्रेस्ट फीडिंग के साथ नहीं देते, क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन लिथियम थेरेपी? लिथियम थेरेपी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट को हमें मेंटेन करना होता है? फर्स्ट ऑप्शन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो गाइस इसमें हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन क्या होता है ना, हम कई बार भूल जाते हैं, बट इसको आप याद रखोगे कि जो जब भी हम किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी देते हैं तो हमें खास ध्यान रखना होता है सोडियम का। क्यों रखना होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए रखना होता है कि जो लिथियम है वो सोडियम से बाइंड होकर एलिमिनेट होता है, लेकिन अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो जो हमारा लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और अगर सोडियम जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो लिथियम की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि वो थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हमारा अचीव नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को हमें मेंटेन करना होता है लिथियम थेरेपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेन डिप्रेसिव डिसऑर्डर? सॉरी, ये मेन नहीं है, यहाँ पे मेनिक है। मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमें कौन सी ड्रग हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं? तो इसका भी आंसर है आपका लिथियम। गाइस यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज है, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सारे रेशनल के साथ आपको आंसर बताऊँ। फिर भी आपको कोई क्वारी होती है, कोई डाउट होता है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए मिनिमम स्क्रबिंग टाइम पूछा है। तो हैंड वॉशिंग जो टॉपिक है ना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता होने चाहिए कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, मोमेंट्स क्या होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स क्या होता है कि अगर आप मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो क्या टाइमिंग है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो क्या टाइम है। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो है कि मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए, तो आंसर होता है आपका 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज? मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो कौन सी एज पे डिसअपियर होता है? तो गाइज ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये पीडियाट्रिक्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो आपको ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो जो मोरो रिफ्लेक्स जो आंसर जाता है आपका, वो जाता है आपका 3 to 4 मंथ। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में आ रहा है 3 मंथ्स भी 4 मंथ्स भी, जो तो आपका आंसर जाएगा 3 मंथ्स। तो मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ कैटगट सूचर। जो कैटगट सूचर है आपका, उसका एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, 90 डेज। क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम क्या होता है? 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स गैसेज इज यूज फॉर इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल इज। जब भी आप लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर करते हो तो एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? अब मुझे लगता है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर पता होगा कि आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम यूज़ करते हैं बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाती है। आपकी सर्जरी ख़त्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली एब्जॉर्ब हो गई, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम नाइट्रस ऑक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो ये आपको मुझे बताना है कि आप नाइट्रस ऑक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, फिर हम ठीक है, इसका मैं आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको सर्च करो कि हम नाइट्रस ऑक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर रहे इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। गाइस ये क्वेश्चन आया था कि एक हमें ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि और बताना था कि कौन सी स्टेज है प्रेशर अल्सर की।
तो आपको कोई भी इमेज दे सकता है। तो मैं यहाँ पे सारे ही प्रेशर अल्सर को कवर करा रही हूँ। देखो, जैसे फर्स्ट हमारी इमेज दी है, इसमें क्या है, स्किन इज़ ब्रोकन बट इनफ्लेम्ड। स्किन क्या होती है, ब्रोकन होती है, इनफ्लेम्ड होती है। मतलब आप अगर स्किन को देखोगे ना तो आपको रेडिश रेडिश दिखेगा। तो वो क्या होता है, हमारा स्टेज 1 होती है प्रेशर अल्सर की, जहाँ पे आपको सिर्फ रेडिश रेडिश दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्किन कहीं से भी ब्रेक डाउन नहीं है। सेकेंड स्टेज में क्या आता है, स्किन इज़ ब्रोकन टू एपिडर्मिस और डर्मिस। जो हमारी स्किन का अपर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद कौन सी लेयर होती है, डर्मिस होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो ब्रोकन हो जाती है एपिडर्मिस और डर्मिस से। स्टेज 3 में क्या होता है कि जो अल्सर है वो आपका फैट लेयर तक पहुंच गया। मतलब आपका एपिडर्मिस ब्रेक हो गई, डर्मिस ब्रेक हो गई, नीचे नीचे जाते जाते वो कहाँ पहुंच गया, आपका फैटी लेयर पे। स्टेज 4 में क्या होता है कि अल्सर एक्सटेंड्स टू मसल और बोन, कि सारी लेयर्स को क्रॉस करते करते ये अगर आपकी बोन तक पहुंच जाए या मसल तक पहुंच जाए तो इस प्रेशर अल्सर, ये जो प्रेशर अल्सर होता है ये कौन सा होता है, ग्रेड 4 प्रेशर अल्सर होता है। तो इसमें से आपको कोई भी इमेज दे के पूछ सकता है कि ये कौन सा अल्सर है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्लस क्वेश्चन आपसे ये भी आता है कि आप प्रेशर अल्सर के लिए आप कौन सा स्केल यूज़ करते हो। तो ये हमें पता ही है कि हम ब्रैडन स्केल यूज़ करते हैं। ये भी पढ़ना है कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितना हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लियोपोल्ड्स मैन्युअल का एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, बट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये मैं कवर करेंगे हम ओबीजी के इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको अलग से लेके चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अ आरटीए क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, विच कैनुला इज यूज फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एडल्ट पेशेंट। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, अब हमें उसको कैजुअलिटी में लेके गए तो हमें क्या यूज़ करना है, कौन सा कैनुला हम यूज़ करेंगे, ऑरेंज करेंगे, पर्पल करेंगे, ग्रीन करेंगे या फिर ग्रे करेंगे। तो हमें याद रखना है कि जो हमें फ्लूइड्स वगैरह ज़्यादा एडमिनिस्टर करना होता है उसके लिए हम कौन सा कैनुला यूज़ करते हैं, ग्रीन करते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हम क्या करते हैं, ग्रीन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ एक स्लाइड जिसमें आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि कौन सा कलर कोडिंग रिवाइज हो जाएगी, मतलब कि कौन सा कलर का कौन सा कैनुला होता है। तो देखते हैं, जो ऑरेंज होता है हमारा 14 गेज, ग्रे जो होता है वो हमारा 16 गेज, वाइट कलर का कैनुला 17 गेज, ग्रीन 18 गेज, पिंक 20 गेज, ब्लू 22 गेज और येलो 24 गेज। तो एम्स में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 18 गॉज का कैनुला है उसका कलर क्या होगा, या फिर पिंक वाला कैनुला है उसका गॉज कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए एम्स दिल्ली के लिए, नॉसेट के लिए। हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एलएमपी दी है आपकी 25 जून 2018 तो आपका ये जो डेट होगी आपकी ईडीडी क्या होगी। ठीक है, अब आपको जो लास्ट ये जो पीरियड दिया है ये दिया है आपका 25 जून। कैसे निकालते हैं हम, निगलिस फॉर्मूला से निकालते हैं। उसमें क्या होता है, क्या करना होता है, हमें 9 मंथ्स प्लस में 7 डेज ऐड करने होते हैं। तो जून में आप 9 मंथ्स ऐड करोगे, क्या आ जाएगा, और फिर उसके अंदर 25 जून में आप ऐड कर दोगे 7 डे। आप मुझे आंसर बताओ कमेंट में, देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं इसको। इस बहाने एटलीस्ट आप ये टॉपिक पढ़ लोगे। इसको अच्छे से पढ़ना, आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ब्रेस्ट मिल्क को हम कितने घंटे तक के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर जाता है वो जाता है आपका 4 आवर्स। 4 आवर्स तक के लिए आप स्टोर कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेफ्रिजरेटर में कब तक स्टोर कर सकते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में कब तक स्टोर कर सकते हैं हम, 24 आवर्स। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ कि -20 डिग्री सेल्सियस पे कब तक आप स्टोर कर सकते हो, तो आंसर जाता है आपका 3 आवर्स।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैमसे स्केल इज़ यूज फॉर असेसमेंट ऑफ। रैमसे स्केल हम कब यूज़ करते हैं, ये सबको पता है। नहीं पता तो आपको ध्यान रखना है, सिडेशन में यूज़ करते हैं रैमसे स्केल। जब भी हम एनेस्थीसिया वगैरह देते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़। अगर हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये भी आप याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि अगर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात तो यही आती है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई ब्लड 4 घंटे में देना है, लेकिन अगर हम उसको 15 घंटे में दे रहे हैं सपोज, तो वो होता है हमारा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होगा, सपोज मुझे ब्लड देना था और मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया उस ब्लड को, तो क्या होगा, ब्लड से आरबीसी ब्रेक होने लगेंगी। जब आरबीसी ब्रेक होने लगेगी तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम रिलीज़ होगा। ठीक है, इतना मुझे समझ में आ गया। पोटेशियम जब मेरे ब्लड में ज़्यादा हो रहा है तो कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन हो गई। अब एक तो हो गया हाइपर कैलेमिया। अब जो क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, सपोज कुछ भी है, हमारा पैक्ड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा सिट्रेट प्रेजेंट होता है। तो जब सिट्रेट प्रेजेंट होता है तो सिट्रेट जो होता है वो कैल्शियम से बाइंड होता है। तो जब सिट्रेट कैल्शियम से बाइंड होगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी, मतलब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ देती हूँ। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले हमने देखा कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, कि अगर मेरे को 4 घंटे में ब्लड देना था, सपोज़ ये हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मुझे सपोज़ 4 घंटे में ब्लड देना है, लेकिन मैंने 24 आवर्स में दिया, तो वो क्या हो गया, मेरा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा कि जो आरबीसी स्टोर्ड थी, अब वो ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो गई। जब आरबीसी ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो गई तो वहाँ से क्या हुआ, पोटाशियम रिलीज़ हुआ। पोटाशियम ब्लड के अंदर आया, पोटाशियम का लेवल बढ़ा, तो पोटाशियम के लेवल बढ़ने से क्या हुआ, हाइपर कैलेमिया हुआ। हाइपर कैलेमिया हुआ, एक कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है। तो सिट्रेट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है वो उससे बाइंड होता है। तो जब वो बाइंड हो जाएगा तो हमारे ब्लड में जो है वो कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। बहुत ईजी है। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, नो। हाइपोनेट्रीमिया, नो। हाइपरनेट्रीमिया, नो। आंसर क्या जाएगा हमारा, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। So let's next move on to the next question. Red color urine is seen in which anti-tubercular drug? तो गाइज जो हमारा टॉपिक है ना ATT वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये टॉपिक तो स्किप नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। रेड कलर यूरिन किस में होता है, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद रखना है रेड कलर से आर, रेड कलर यूरिन किस में होता है, रिफैम्पिसिन में होता है। आर से आप याद कर सकते हो, इथैम्ब्यूटॉल में आप याद कर सकते हो, ई फॉर इथैम्ब्यूटॉल, ई फॉर आई, तो आई से क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोनियाजिड, नहीं ये ऑप्शन नहीं होता। फिर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होता है, आपका 8th क्रेनियल नर्व जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे। अगर कोर्स रैटलिंग साउंड आ रही है लार्ज एयरवे में तो क्या होती है, स्ट्राइडर होती है, रोंकाई होती है, रेल होती है, या फिर बीजिंग होती है। गाइज ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये मैंने एक बुक से पढ़ा था जिसमें गलत दिया हुआ था। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका रोंकाई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्स में आता है, वो ये आता है कि आपका वीजिंग इसमें को देखने को मिलती है। वीजिंग आपको देखने को मिलती है आस्थमा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट देख लेते हैं स्ट्राइडर के बारे में। स्ट्राइडर क्या होती है आपकी, हाई पिच होती है, हाई पिच और हार्श साउंड होती है। ये क्या होती है, हाई पिच और हार्श साउंड।
और जो रोंकाई होती है ये क्या होती है, आपकी लो पिच होती है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन इन। वेजाइना से अगर वाइटिश डिस्चार्ज आ रहा है तो कौन सी कंडीशन में आता है? तो ये आपको याद रखना है कि अगर वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से तो वो होता है ड्यू टू कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या होता है? कैंडिडियासिस एक आपका फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन हम कौन से रूट से देते हैं? तो रोटा वैक्सीन हम देते हैं ओरल रूट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। जब भी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आता रहता है। सो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साथ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड है? तो हमें याद रखना है, देखो जो हमारा डाइजॉक्सिन होता है ना वो सोडियम पोटेशियम चैनल पे एक्ट करता है। ये कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है? तो डाइजॉक्सिन जो होता है वो पोटेशियम से बाइंड होता है, देन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो अगर डाइजॉक्सिन को पोटेशियम नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, और अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो क्या होगा? डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है। तो अभी अगर पोटेशियम नहीं है तो कौन सी कंडीशन होती है? वो हाइपोकैलेमिया। तो पोटाशियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए। अगर पोटाशियम कम होता है तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो दिस इज़ द स्टार मार्क क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ्ट ऑफ हेयर आर सीन इन विच टाइप ऑफ नीडल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। जब भी अपेंडिक्स का परफोरेशन होगा तो क्या कौन सी कंडीशन होगी? पेरिटोनाइटिस होगी, हैमरेज नहीं होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, पीआईडी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेलीरियम ट्रेमेंस आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ। डेलीरियम ट्रेमेंस कब होता है? जब कोई भी पेशेंट है वो एकदम से अल्कोहल लेना स्टॉप कर देता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट में? डेलीरियम ट्रेमेंस मिलते हैं। ठीक है, किस में होता है? अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में। कब होता है? यानी कि मैंने आज अगर अल्कोहल लेनी स्टार्ट करी तो आज अगर मैंने अल्कोहल छोड़ दी तो क्या होगा कि 2 days 48 आवर्स के बाद मुझे डेलीरियम ट्रेमेंस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिरिंज इज़ यूज फॉर फ्लशिंग PICC। सो PICC क्या होता है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ठीक है, ये होता है हमारा PICC। आप कौन सी सिरिंज से फ्लश करेंगे? अगर आप कोई भी मेडिसिन देते हो या कैनला आपका प्रॉपरली स्लो जा रहा है, इंटैक्ट है बट स्लो जा रहा है, क्या यूज़ करते हैं हम फ्लश करने के लिए? 1 ml, 2 ml, 3 ml और 5 ml। तो हमें पता है कि हम 5 ml से भी फ्लश करते हैं, 10 ml से भी फ्लश करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? 5 ml। तो अगर आंसर में 5 ml हो तो आपको 5 ml करना है। ठीक है, 1 ml 2 ml हम नहीं करते हैं, इससे जो होता है हमारा वेन में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। सो गाइस, ये हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी अपलोड करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में तो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।